हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज 9th क्लास में जो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 में यूक्लिड जियोमेट्री है। राइट, न्यू एनसीईआरटी बुक है। चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड जियोमेट्री। देखिए, यूक्लिड जो थे एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिनको फादर ऑफ द जियोमेट्री भी बोला जाता था। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जियो और मेट्री इनका मतलब क्या होता है। तो जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ होता है, आप जानते हैं। जियो मीन्स अर्थ होता है। मेट्री मीन्स टू मेजरमेंट, टू मेजर समथिंग, टू मेजर। इसको जियोमेट्री को बोलते हैं हिंदी में ज्यामिति, ज्यामिति। ठीक है, ये बोलते हैं। तो अर्थ, अर्थ मीन्स टू मेजर ऑफ अर्थ, अर्थ मीन्स टू मेजर लैंड, मीन्स लैंड मेजरमेंट। ये क्या है, ये बहुत पहले की, एक्चुअली बहुत पहले की बात हो रही है। राइट, बहुत पहले जब हमारे पास, मतलब हम किसी पॉइंट को नहीं समझते थे कि ये पॉइंट क्या है, एक लाइन क्या है, कोई सर्कल क्या है या स्क्वायर क्या है, ये सब चीज़ों को जब हम नहीं समझते थे तब की ये बातें हैं। तो यूक्लिड नामक एक मैथमेटिशियन हुए, एक साइंटिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने इन सब के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कवर किया और वो बताया कि पॉइंट क्या है, जियोमेट्री, हम किसी लैंड को या किसी अर्थ को कैसे मेज़र करते हैं। राइट, तो उनके बारे में ये सब स्टडी करी गई। उन्होंने कुछ एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट दिया, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट दिया। अब आप कहेंगे कि ये एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट क्या है। तो जो एक्सियोम्स है उसमें, अगले पेज पर देखते हैं। जो एक्सियोम था, ये एक्चुअली क्या था, ये दोनों एक्सियोम्स एंड जो पोस्टुलेट था, ये एक्चुअली एजम्पशन थे, एक टाइप के एजम्पशन होते थे, विच आर ऑब्वियस, विच आर ऑब्वियस टू यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। राइट, ये मतलब इसको समझा जाता था कि ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, हर जगह एक्सेप्टेड है। ठीक है, बट ये प्रूव नहीं हुए, बट दे आर नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। अब आप कहोगे कि ये प्रूव कैसे नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो कि एग्जाम्पल में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक लाइन ले लिया। तो पॉइंट, तो ये पॉइंट, ये सपोज हमने एक पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया। ठीक है, यूनिवर्सली हर कोई मानते हैं, जानते हैं ये पॉइंट है, बट ये प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, इस पर हमें माइंड यूज़ नहीं करना है, ऐसा यूक्लिड नामक जो पर्सन थे उन्होंने कहा। लाइन है, ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको प्रूफ नहीं किया गया या प्रूव्ड नहीं है, बट वो चीज़ें यूनिवर्सली प्रूव्ड हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, प्रूव्ड नहीं है बट यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाँ ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये चीज़ें हैं, ऐसा है। ठीक है, इन्होंने थ्योरम भी दिया। थ्योरम क्या दिया, दे आर स्टेटमेंट। थ्योरम क्या होती है एक्चुअली, दे आर स्टेटमेंट which are proved, ये स्टेटमेंट होते हैं। थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट होते हैं जो प्रूव्ड है। मतलब एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट जो है ये प्रूव्ड नहीं है, बट थ्योरम प्रूव्ड है। ठीक है, ये कैसे प्रूव्ड है, यूजिंग डिफिनेशन, डेफिनेशन को यूज करके ये प्रूव्ड है। डेफिनेशन, एक्सियोम्स, ठीक है,
प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, जो पहले स्टेटमेंट प्रूव्ड हैं। राइट, या फिर कोई डिडक्टिव रीजनिंग है, रीजनिंग इस टाइप से ये प्रूव्ड है। राइट, हम इसके बारे में आज कुछ स्टडी करेंगे, लाइक हम पढ़ेंगे इनकी की मतलब इनकी डिफिनेशन क्या है। ठीक है, डिफिनेशन NITI होगा, NITI हो या डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जिसमें से 7 डेफिनेशन इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने एक्सियोम्स दिया, एक्सियोम्स में भी 7 एक्सियोम्स दिया। ठीक है, और इन्होंने पोस्टुलेट भी दिया। ठीक है, पोस्टुलेट में इन्होंने 5 पोस्टुलेट दिया। मतलब हम कह सकते हैं डेफिनेशन, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, DAP। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने दिया, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत है जो इन्होंने जैसा भी कहा? चलिए चलते हैं, इनकी जो भी इन्होंने डेफिनेशन दी, एक्सियोम्स दिए, पोस्टुलेट्स दिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यूक्लिड जियोमेट्री, फादर ऑफ द जियोमेट्री। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट क्या होता है? एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट आर द एजम्पशन होते हैं विच आर ऑब्वियस, जो ऑब्वियस हैं, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑब्वियस हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, बट ये प्रूव्ड नहीं है। उन्होंने ये चीज़ें, एग्जाम्पल पॉइंट ले लो, आप लाइन ले लो। थ्योरम जो होती है, थ्योरम दे आर प्रूव्ड होती हैं यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियोम्स एंड मैनी मोर स्टेटमेंट विच आर प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, जो पहले प्रूव्ड हो चुके हैं, एंड डिडक्टिव रीजनिंग। क्लियर है, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी लिख के समझा चुका हूँ। फिर क्या है, फिर इन्होंने यूक्लिड नामक जो इन्होंने कुछ जियोमेट्री दी, जियोमेट्री इन्होंने बताई। तो जियोमेट्री में कैसे है, देखो इनकी डिफिनीशन, यूक्लिड की जियोमेट्री में मैं आपको क्या बताया कि डिफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सियोम्स पढ़ेंगे, पोस्टुलेट इन्होंने दिया। 7 डिफिनेशन दी, 7 एक्सियोम्स दिए, 5 पोस्टुलेट दिए। ठीक है, ऐसा। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो पहली डिफिनेशन ये है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब पॉइंट जो है वो है बट उसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब उसको कोई प्रूव्ड नहीं कर सकता कि ये। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड है, अ लाइन इज ब्रेथलेस, ब्रेथलेस लेंथ। मतलब देखो जैसे एक लाइन है तो इसकी लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ कोई है, पर इसकी ब्रेड्थ नहीं है, इसकी चौड़ाई नहीं है कोई। तो इन्होंने ये बताया। हम आज लाइन के बारे में जानते हैं, पॉइंट के बारे में जानते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत पहले की बात हो रही है, जब हम लाइन के बारे में जानते ही नहीं थे कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि लाइन होती है जिसकी एक लेंथ होती है पर्टिकुलर, ये लेंथ हो गई इसकी। सपोज मान लो 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, व्हाटएवर जो भी है, पर उसकी लेंथ है लेकिन उसकी कोई ब्रेड्थ, चौड़ाई नहीं है। उन्होंने ये सेकंड डेफिनेशन में बताया। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन में क्या बताया, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। मतलब जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन है, तो इस लाइन के जो एंड हैं, एंडिंग है, वो पॉइंट है। ठीक है, मतलब बिना एंडिंग पॉइंट के लाइन नहीं हो सकती, उनके कहने का ये मतलब था, लाइन के एंड में पॉइंट होंगे। ठीक, फोर्थ, इन्होंने फोर्थ डेफिनेशन बोली, द स्ट्रेट लाइन इज लाइन विच लाई इवेनली विथ पॉइंट ऑन इटसेल्फ। कहने का मतलब कि अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर इवेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसे इवेनली बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको मिला के या जिनसे मिलकर स्ट्रेट लाइन बनती है, उन पर पॉइंट्स 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 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर का, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। मान लो कोई सरफेस बना है, ये सरफेस है, सपोज ये सरफेस है कोई। ठीक, तो इसमें क्या होगी कि केवल लेंथ होगी एंड ब्रेड्थ होगी और नथिंग एल्स, कुछ और नहीं होगा। लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और कुछ और नहीं होगा।
ठीक है। मान लो ये बोर्ड है, सपोज जिस पर हम पढ़ रहे हैं A4 साइज का ये पेपर है, बोर्ड है, ठीक है। इस पर क्या है कि ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये ऊपर से नीचे तक ये ब्रेड्थ है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। क्लियर है? वो ये कहना चाहते हैं फिफ्थ वाले डिफिनेशन में। फिर सिक्स्थ में क्या बोला, द एज ऑफ अ सरफेस अ लाइन, मतलब जो सरफेस है, मान लो कि उनकी जो, सपोज ये ऐसा कोई सरफेस हो गया, या आप अपने घर को कोई एक पेपर समझ लो, सपोज ये क्वेश्चन पेपर जो इस फॉर्मेट में बना है, तो इनकी जो एजेस हैं, ये एज है, ये एज है, ये एज है, एज है। जैसे मान लो ये आप अपने घर का रूम ले लो, तो उसमें जो कितनी एजेस होती हैं, 6, तो वो 6 वो एजेस जो है वो एज एक लाइन है। उन्होंने ये कहा कि द एजेस ऑफ अ सरफेस, कोई सा भी आप सरफेस ले लोगे तो उसकी जो एजेस हैं वो लाइन होंगी, ठीक है। ये छठवें में कहा। फिर सातवें डिफिनीशन में उन्होंने कहा कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मान लो कि ये प्लेन है, सपोज हमने ये प्लेन मान लिया, तो उन्होंने ये बोला कि इस प्लेन में इवनली ऐसी बहुत सारी लाइन है, सपोज ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसी लाइन ही लाइन बहुत सारी हैं, ठीक है। वो ये बोलना चाहते हैं। अब उनकी इन बातों को हमें एक्सेप्ट करना होगा डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें प्रूफ नहीं करी, दे डिडेंट प्रूव्ड, बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद उन्होंने क्या दिया, एक्सियोम्स दिया। तो एक्सियोम्स के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने एक्सियोम्स भी 7 दिए, 7 एक्सियोम्स दिए। देखो एक एक करके समझते हैं अपन। पहला एक्सियोम्स है, थिंग्स विच आर इक्वल टू दैट ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स। मतलब उनके कहने का मतलब कि मान लो अगर एक ए है वो किसी बी के इक्वल है, एंड बी किसी अदर सी के इक्वल है, तो उनके कहने का मतलब ये कि इसका मतलब कि ए और सी मतलब वो ये वाले एक दूसरे के इक्वल होंगे। उनके ये कहने का मतलब हुआ कि मान लो कि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब कि ए इक्वल टू सी है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ए और सी इक्वल हो जाएंगे, ये कहने का मतलब हुआ। सेकेंड एग्जाम्स में उन्होंने बताया, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मतलब कहने का कि मान लो एक ए है और ये इधर बी है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनमें हम कुछ भी 2 ऐड कर दें एंड 2 ऐड कर दें दोनों साइड, तो वो सेम होंगे, इक्वल ही होंगे। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू और अगर समझाऊं तो मान लो कि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 5 दोनों इक्वल हैं, राइट। तो इनमें कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे, मान लो कि हमने 2 ही ऐड कर दिया दोनों साइड, तो ये अभी भी इक्वल होंगे। जब क्यों? क्योंकि ये 5 2 7 हो गया देखो, और ये 7 हो गया, तो हैं दोनों इक्वल। तो उनके ये कहने का मतलब कि अगर किसी इक्वल चीज़ में कुछ इक्वल दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों साइड दोनों इक्वल में, तो वो इक्वल ही होंगे। अब दरअसल आप कहोगे कि ये ऐसी कोई बताने की चीज़ नहीं है, ये तो ऑब्वियसली प्रूफ की बात है, मतलब अंडरस्टूड है कि ये तो होगा ही, सही होता ही है, पर ये उस टाइम नहीं था। उन्होंने ये इनको एक मैथमेटिकल फॉर्म में बताया कि ऐसा होता है, ठीक है। तीसरा एक्सियोम्स, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। वही कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि अगर 5 और 5 आपस में इक्वल हैं, अगर इनमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जैसे हमने ऐड किया वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मान लो हमने 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, तो वो अभी भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड भी 3 आएगा, 5 - 2, राइट साइड भी 3 आएगा। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर दो कोई चीज़ें इक्वल है तो उनमें हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों में तो भी वो इक्वल होगा, कुछ हम ऐड कर दें तो भी इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड हुआ। फोर्थ, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि मान लो मैं एक ये प्लेट ले लिया, सपोज प्लेट कुछ मतलब क्वाड्रिलेटरल टाइप की है, ठीक है, 4 भुजाओं वाली प्लेट है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरी प्लेट ले ली, सेम, मतलब आप यहाँ ये नहीं समझना कि अलग अलग लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ इक्वल है,
अगर इस प्लेट को मैं उठा के यहाँ रख दूँ तो ये प्लेट है, उसी के ऊपर एक ये भी प्लेट हो गई, मतलब कोइंसाइड कर रही, ठीक है, कोइंसाइड कर रही, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। उनके ये कहने का मतलब, अब ये प्लेट्स किसी भी फॉर्म की हो सकती है। मान लो कि सर्कल है तो ये एक सर्कल ये हुआ और दूसरा सर्कल ये था, तो मैंने एक दूसरे को इसके ऊपर रख दिया तो ये और ये इसी के ऊपर ये हो गया, तो मतलब ये कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल हैं, और इक्वल है आप समझते हैं, अगर इक्वल है तभी तो कोइंसाइड करेगा। क्योंकि मान लो आपके पास दो सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ की कॉपी है, सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों की सेम है, तो एक के ऊपर मान लो एक ब्लैक कलर की है, एक रेड कलर की है, ठीक है, तो ब्लैक कलर के ऊपर अगर मान लो आपने रेड रख दिया तो कोइंसाइड कर गई पूरी की पूरी, तो आपको रेड दिखेगी। और अगर रेड के ऊपर आपने ब्लैक कलर की कॉपी रख दिया तो आपको पूरी की पूरी ब्लैक दिखेगी, तो कोइंसाइड कर गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके सिर्फ कलर, मान लो कलर की यहाँ बात हो रही है समझाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की दोनों सेम है, उनकी सब कुछ लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी जिस भी फॉर्म में जिस भी हम डायमेंशन में बात कर रहे हैं वो सब कुछ सेम है, ठीक है, ये कहने का मतलब था। फोर्थ, अब फिफ्थ क्या हुआ, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब ये कि मान लो एक बहुत बड़ा कोई सा भी एक बड़ा पार्ट है, मैं उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल दूं, तो ये कहने का मतलब हुआ कि जो बड़ा वाला पार्ट है होल वो हमेशा ग्रेटर होगा अपने पार्ट से। मतलब मान लो उदाहरण के लिए कि हम आपके पास 100 रुपये थे, तो 100 रुपये में से 50 रुपये उसका पार्ट हुआ 100 रुपये का, तो 100 हमेशा 50 से ज़्यादा होगा, या 25 जो हुआ तो 100 का पार्ट ही है ना, तो 25 हमेशा छोटा होगा 100 से। या होल की बात करूं तो होल जो है हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होगा, ठीक है। या आप इसी में कोई मान लो रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल में इतना हिस्सा निकाल दिया, तो इस बड़ा वाला हिस्सा तो हमेशा ग्रेटर होगा ना, ये बड़ा वाला हिस्सा हमेशा ग्रेटर होगा इस छोटे वाले हिस्से से, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना, ये उन्होंने कहा। फिर सिक्स्थ एक्सियोम्स में उन्होंने कहा द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, मतलब कहने का ये मतलब कि मान लो कि वही 5 और 5 अगर दो चीज़ें इक्वल है, अगर उसमें आपने कुछ डबल कर दिया तो वो बाद में भी इक्वल रहेंगी, अगर पहले इक्वल थी तो उनमें डबल किया तो वो बाद में भी इक्वल रहेंगी। मीन्स जैसे आपने एक बार किसी इक्वल चीज़ में मान लो एक्स था, ठीक है, अब मान लो ये एक्स था, कहने का मतलब ये कि अगर इसमें आप प्लस करोगे दोनों साइड, अभी एक्स इक्वल है, इसमें अगर दोनों साइड प्लस करोगे तो भी इक्वल रहेगा, सब्ट्रैक्ट माइनस करोगे तो भी इक्वल रहेगा, और इनटू करोगे तो भी इक्वल रहेगा दोनों साइड, ठीक है। ये छठवीं एग्जाम्स में बोला। सेवंथ में क्या बोला, द थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, मतलब अगर सपोज 5 था, ये आपस में इक्वल था, अगर इसका आपने हाफ कर दिया तो वो बाद में भी इक्वल रहेगा। मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये डिवीज़न में भी इक्वल रहेगा, ठीक है, मतलब चाहे प्लस हो माइनस हो इनटू हो या डिवीज़न हो, सब में अगर दो इक्वल चीज़ें हैं तो उनमें आप कुछ ऐड करोगे तो भी वो इक्वल रहेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इक्वल रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी इक्वल रहेगा, डिवीज़न करोगे तो भी इक्वल रहेगा। ये चार चीज़ें तो ये बोल दिया उन्होंने। फिर एक चीज़ें ये बोला कि होल जो है हमेशा होल जो होगा अपने पार्ट से ग्रेटर होगा। पांचवी चीज़ ये बोल दिया द थिंग्स विच आर कोइंसाइड, अगर कोई दो चीज़ें कोइंसाइड कर रही दैट मीन्स कि वो इक्वल है, लाइक, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ें उन्होंने ये क्या बोला कि अगर उसको, हाँ 7 हो गए ना, एक तो उन्होंने विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स वन अनदर इक्वल एडेड, हाँ 4 चीज़ें तो ये प्लस माइनस इनटू डिवीज़न का बोला। एक चीज़ बोला कि होल ग्रेटर हो गया, ठीक है, एक चीज़ कोइंसाइड के बारे में बोला 6 हो गए, और एक चीज़ ये बोला कि उन्होंने कि अगर कोई एक चीज़ दूसरे की इक्वल है और दूसरी तीसरे की इक्वल है तो पहली वाली चीज़ तीसरे की इक्वल होगी, वन अनदर, ठीक है। ये उन्होंने अपने 7 एक्सियोम्स में बोला, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, उनको पढ़ते हैं। ये पोस्टुलेट 5 दिए उन्होंने। देखो
जो पहला पोस्टुलेट इन्होंने दिया, ठीक है, पोस्टुलेट में इन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स ये प्रूव्ड नहीं थे, इन्होंने प्रूव नहीं किया, बस वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट दे आर नॉट प्रूव्ड। स्टेटमेंट या थ्योरम जो थी उनको प्रूव किया, ठीक है, बाय स्टेटमेंट बाय एक्सियोम्स के थ्रू प्रूव किया, बट पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स को उन्होंने प्रूफ नहीं किया। क्लियर है? देखो, गिवन पहला पोस्टुलेट क्या था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब कहने का ये कि मान लो कि अगर दो यूनिक पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, तो इनसे एक यूनिक लाइन पास होगी। मतलब मान लो कि इनको मिलाओगे तो एक यूनिक लाइन ही मिलेगी, ठीक है, चाहे ये पॉइंट जहाँ हो, तो अगर आप उनको मिलाओगे तो ये यूनिक लाइन ही मिलेगी, ठीक है। क्लियर है? दूसरी उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया, टर्मिनेटेड लाइन, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब मान लो कि ये एक टर्मिनेट लाइन है, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गई, ठीक है, तो इसको आप इनडेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हो, इसको ये आप बढ़ा सकते हो, इसको इधर 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 इनडेफिनेट, जितनी आपकी इच्छा इनडेफिनेट आप बढ़ा सकते हो उस टर्मिनेटेड लाइन को। लाइन मान लो यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी थी, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब अगर मान लो कि आपको एक सर्कल ड्रा करना है, तो सर्कल में क्या होगा कि अगर उसका आपने मान लो कि एक रेडियस ले लिया, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया कि आपने एक इसका सेंटर ले लिया, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रेडियस ले लिया, ये सेंटर मान लो ओ ले लिया, ये रेडियस आर ले लिया, तो उससे आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर। मान लो यहाँ सेंटर आपने ले लिया और अगर रेडियस इतनी लिया तो ये इतने घूमेगा, ठीक है, ये सर्कल होगा, ठीक है। अगर बड़ी रेडियस लिया तो वो, मतलब अगर कोई आप सर्कल का सेंटर ले रहे हैं, कोई रेडियस ले रहे हैं उस पर्टिकुलर, उसको आर्क जब घुमाएंगे तो वो सर्कल बनेगा, ठीक है, कहने का ये मतलब था। फिर ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू द अनदर। मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये एक राइट एंगल हुआ, कोई आप ऐसा बना दो तो यहाँ भी राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री होता है, आप जानते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री आपस में इक्वल ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ऐसे बना दो, ये ऐसा बना दिए, या ऐसे आप बना दो, तो अगर ये 90 डिग्री है तो वो 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल इक्वल ही होगा, ठीक है। आप एक लाइन ऐसे मार दो, दूसरी लाइन ऐसे मार दो, मतलब ये आपस में 90 हो गए, तो राइट एंगल चाहे जहाँ बने वो राइट एंगल इक्वल ही होगा, ठीक है। ये चौथा इनका एक पोस्टुलेट था। क्लियर है? पांचवा पोस्टुलेट, पांचवें पोस्टुलेट में क्या कहा उन्होंने, पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन make two interior angle on the same side of it taken together less than two right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angle is less than two right angle। उनके कहने का ये मतलब हुआ कि मान लो एक लाइन ये जा रही है, मान लो कि एक लाइन ये जा रही, ठीक है, दूसरी लाइन ये जा रही है, इनको अगर कोई सपोज ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, सपोज ये लाइन L3 है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मान लो कि ये लाइन L3 है, तो इनमें जिन दो साइड, मान लो ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2 हुआ, ये एंगल 3 हुआ और ये एंगल 4 हुआ। अगर वो कहने का मतलब कि जिधर, क्या बोल रहा है यहाँ से, टू स्ट्रेट लाइन मेक लाइन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अगर एक साइड मतलब ये भी सेम साइड है, ये दो लाइन थी, इनका तीसरी लाइन L3 आई, तो इनका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये अगर
सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल। अब आप जानते हैं कि राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो एक 90 हो गया तो दो कितने हो जाएंगे, 90 90 180। और ये बोला है कि लेस देन, मतलब इन दोनों का सम अगर 180 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये लेस देन 180 है जिस साइड, मतलब जिस साइड अगर ये एंगल लेस देन टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री से कम है, उधर लाइन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ाएंगे, तो वो कहीं आगे जाके इनडेफिनेटली अगर प्रोड्यूस करेंगे मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 290 डिग्री। मतलब उसी साइड अगर आप उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी, ऐसा कहीं पॉइंट होगा जहाँ पर वो मीट करेगी। किस साइड, जिधर दो एंगल सेम साइड के उनका सम दो राइट एंगल से कम मतलब 180 से कम होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक लाइन आप ऐसी ले लिए, दूसरी लाइन ऐसे ले लिए, तो ये लाइन आप जिधर से ला रहे हो तो ये ले जाओगे ना कहीं, और ये लाइन जहाँ से ला रहे हो ये भी ले जाओगे, तो ये कहीं ना कहीं मिलेगी। ये लाइन के अगर जहाँ साइड का एंगल दो राइट एंगल से कम है, ये एंगल 1 2, पर इधर जहाँ वो राइट एंगल 180 से ज़्यादा है, मतलब मान लो कि ये 180 से ये दोनों कम हैं, तो बाकी जो दोनों बचे वो 180 से ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी 90 से एंगल ज़्यादा होगा, ये भी 90 से ज़्यादा होगा, तो दोनों का सम 180 से ज़्यादा होगा। तो ये लाइन उस साइड जिधर एंगल टू राइट एंगल से ज़्यादा है उधर वो कभी नहीं मिलेंगे। मान लो ये ऐसा जाएगा तो ये लाइन इधर 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 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये उन्होंने पोस्टुलेट 5 में बोला, मतलब ये हुआ कुल मिला के। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यूक्लिड साहब ने, जिनको फादर ऑफ द जियोमेट्री बोलते हैं, यूक्लिड जियोमेट्री, उन्होंने अपने बारे में मतलब ये बताया कि ये हमने पोस्टुलेट दिया, ये हमने एक्सियोम्स दिया, ठीक है, ये हमने थ्योरम दिया, क्लियर है, ये हमने डिफिनेशन दिया। ये आज के टाइम में तो हम समझ सकते हैं कि आज के टाइम में पॉइंट को आप जानते हैं, लाइन को जानते हैं, रेक्टेंगल जानते हैं, स्क्वायर जानते हैं, सर्कल जानते हैं, हेक्सागोन जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। पर उस टाइम पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लोगों को इसके बारे में, इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने उस टाइम ये सारी जानकारी दी। इनमें से ये सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी जो जैसे कि एक्सियोम्स हो गए, पोस्टुलेट हो गए, ये प्रूव्ड नहीं है बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब ये कि आप भी उसको मानते हैं कि हाँ पॉइंट तो है, लाइन है जिसकी कोई लेंथ तो है पर उसमें ब्रेड्थ नहीं है। आप सोच के बताओ कि आपने कभी लाइन के बारे में सुना है कि कोई लाइन है जिसकी ब्रेड्थ 50 किलोमीटर है या 50 मीटर है? नहीं, आप लाइन के बारे में ऐसा नहीं जानते या ऐसा आप स्वीकार ही नहीं करते। यही चीज़, सेम चीज़ जो हम इंडिया में बैठ के किसी कोने में पढ़ रहे हैं, वैसे ही अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, राइट, ऑस्ट्रेलिया में भी। मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्लियर है। तो इस तरीके से यूक्लिड हुआ, मतलब इन्होंने ऐसा कोई मतलब प्रूव करने जैसी चीज़ नहीं दी। ठीक है, एक्सरसाइज भी गिवन है, एक्सरसाइज को हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम ट्रिक से आप जुड़े रहें, वीडियो अच्छे लग रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल कमेंट्स करें। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए और अच्छी एनर्जी के साथ वीडियो और अच्छे अच्छे ट्रिक्स ला के बताऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में इसी की, तब तक के लिए बाय बाय।